डाइलेक्ट्रिक टॉपिक ये शुरू कर लिया था। और डाइलेक्ट्रिक मैंने आपको बताया था कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। एक होता है आपका पोलर डाइलेक्ट्रिक और दूसरा आपका होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। पोलर डाइलेक्ट्रिक नॉन पोलर तो बाद में आएंगे। व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक, पहले तो ये समझते हैं। डाइलेक्ट्रिक बेसिकली टाइप्स ऑफ क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ इंसुलेटर। ठीक है, इंसुलेटर की ही कैटेगरी में है, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन इस पे प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा। पोलर डाइलेक्ट्रिक की अगर हम बात करें किसको कहेंगे, जैसे HCl, H2O, NaCl, इनमें जो मॉलिक्यूल होते हैं आपके, उसमें प्लस और माइनस, जैसे अगर हम बात करें HCl की, तो इसमें H प्लस और Cl माइनस एक बॉन्ड लेंथ होती है, और जो मॉलिक्यूल हैं वो पोलराइज्ड होते हैं। कैसे होते हैं, पोलराइज्ड। ठीक है, तो अगर मैं कहूं इस पर चार्ज प्लस क्यू है तो इस पर कितना होगा, माइनस क्यू, और लेंथ कितनी होगी, एल। तो हर एक मॉलिक्यूल का अपना एक डाइपोल मोमेंट होता है, क्यू इंटू एल। एवरी मॉलिक्यूल विल हैव इट्स ओन डाइपोल मोमेंट। ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल कैसे होंगे, जैसे O2, H2, इनको बोलते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। इनमें जो मॉलिक्यूल होते हैं वो कैसे होते हैं आपके, इनमें जो मॉलिक्यूल होते हैं वो कैसे होते हैं आपके, नॉन पोलर। कैसे होते हैं, नॉन पोलर। इसका क्या मतलब है, प्लस माइनस, प्लस माइनस दोनों एक पर ही क्या करेंगे, लाई करेंगे। इज दैट क्लियर। तो इसमें अगर मैं कहूं कि डाइपोल मोमेंट ऑफ एनी मॉलिक्यूल, डाइपोल मोमेंट ऑफ एनी मॉलिक्यूल इज जीरो। डाइपोल मोमेंट ऑफ एनी मॉलिक्यूल इज जीरो। डाइपोल मोमेंट ऑफ एनी मॉलिक्यूल इज जीरो। इज दैट क्लियर। अब इन डाइलेक्ट्रिक्स को, इन डाइलेक्ट्रिक, क्या हो गया इसको आज, इसकी वजह से तो नहीं हो रहा है कुछ। इन डाइलेक्ट्रिक्स को अगर हम प्लेस कर दें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में तो क्या होने वाला है बताइए। यहां पर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है लाइक दिस, और इसमें एक एक करके हम दोनों डाइलेक्ट्रिक्स को रख रहे हैं। देखो ध्यान से, एक पोलर है और एक नॉन पोलर। तो जो नॉन पोलर है, ध्यान से देखना बेटा, मान लो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसमें वो वाला नहीं है डिलीट करने के लिए, सिलेक्ट करते ही डिलीट हो जाता है जो, हाँ, कहां से आएगा वो, इस पे, नहीं नहीं, अच्छा, नहीं पर ऐसे नहीं, बस वो घुमाओ और डिलीट हो जाता है। ये तो बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा इस पे, इतना नहीं। अच्छा, चलो ये भी ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करें जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो इसके मॉलिक्यूल्स को अगर हम देखें, इसके मॉलिक्यूल्स को अगर हम देखें, तो यहां पे दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, लाइक दिस। ठीक है, और यहां पे अगर हम देखें तो ये ऐसे दिखता है, लाइक दिस। इज दैट क्लियर, बोलो।
तो अगर आप ध्यान से देखिए, यहां पर जो डायपोल मोमेंट है वो माइनस से प्लस की तरफ होता है, तो इन सभी के जो डायपोल मोमेंट है वो रैंडमली अलाइंड है, लाइक दिस। डायपोल मोमेंट रैंडमली क्या है, अलाइंड। तो नेट डायपोल मोमेंट इसमें कितना आएगा आपका, 0। और इसमें डायपोल मोमेंट आपका है ही नहीं इंडिविजुअल का किसी का, तो नेट डायपोल मोमेंट इसमें भी क्या आएगा, 0। नेट डायपोल मोमेंट इज 0। ठीक है, इसमें नेट डायपोल मोमेंट 0 क्यों है पोलर मॉलिक्यूल्स में, क्या रीजन है, क्योंकि डायपोल मोमेंट है तो, और वो सभी क्या है, रैंडम डायरेक्शन में अलाइंड। कोई लेफ्ट में है, कोई राइट में है, कोई ऊपर है, कोई नीचे है, तो ओवरऑल क्या है, 0। अब अगर मैं इसमें कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सेट कर दूं, इस तरीके से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं, इस तरीके से एक इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई कर दूं, तो क्या होगा बताइए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते ही, ध्यान से देखें, याद करो, जब भी किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को माइनस क्यू और प्लस क्यू, अगर ये इस तरीके से है और मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू पर फोर्स कहां लगाएगी, राइट में, और माइनस क्यू पर कहां लगाएगी, लेफ्ट में। तो ये अपने आप को इस तरीके से क्या कर लेगी, अलाइन, माइनस से प्लस। इज दैट क्लियर, बोलो। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, जब मैं यहां एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊंगा तो ये सभी मॉलिक्यूल अपने आप को इस तरीके से अलाइन कर लेते हैं, लाइक दिस। लाइक दिस। देख पा रहे हैं, तो ऐसे में मैं पूरा तो नहीं बनाऊंगा, आप देख सकते हो कि ये सभी मॉलिक्यूल अपने आप को इस तरीके से अलाइन कर रहे हैं, यस और नो। तो इसमें अगर आप देखें ध्यान से, बिल्कुल इस एज पे कौन सा चार्ज इकट्ठा हो रहा है, बिल्कुल लेफ्ट मोस्ट एज पे कौन सा चार्ज इकट्ठा हो रहा है, माइनस। और बिल्कुल राइट मोस्ट एज पे कौन सा चार्ज इकट्ठा हो रहा है, प्लस। तो इसका मतलब जब ये डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा, तो थोड़ी देर के बाद इफेक्टिवली लेफ्ट साइड में एक अनबैलेंस्ड नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू आपको देखने को मिलेगा, और इधर एक अनबैलेंस्ड पॉजिटिव चार्ज आपको यहां देखने को मिलेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यस और नो। तो अब मुझे ये बताओ कि इस टाइम पर अगर मैं इस डाइलेक्ट्रिक के नेट डायपोल मोमेंट को लिखना चाहूं, तो वो कितना होगा, नेट डायपोल मोमेंट, क्या अब भी 0 होगा। देखो इधर ये माइनस है और ये प्लस, ये माइनस है और ये प्लस, तो अभी यहां पर नेट डायपोल मोमेंट आ गया कि नहीं, सभी की डायरेक्शन क्या है, सेम। यहां नेट डायपोल मोमेंट इससे पहले क्या था, 0, और फील्ड लगाते ही नेट डायपोल मोमेंट आ गया। इस प्रोसेस को हम कहते हैं पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। क्या कहते हैं, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। क्या होता है ये पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, polarization of dielectric is defined as the production of net dipole moment per unit volume when we apply external electric field on a dielectric, then net dipole moment per unit volume appears in dielectric. This is called polarization. Is that clear?
और ये जो पोलराइजेशन है इसको हम एक वेक्टर से डिनोट करते हैं P, इससे डिनोट करते हैं P वेक्टर। और ये डिफाइन कैसे होता है, अगर इसका मैग्नीट्यूड डिफाइन करना चाहें, इट इज डिफाइंड एज डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। इज दैट क्लियर? तो डायपोल मोमेंट कितना आएगा, Q इंटू डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी है D, ये सुनो, तो उसको क्या लिखेंगे, Q इंटू D। छोटे छोटे डायपोल बन गए ना, अब ये एक डायपोल ये बन गया, एक डायपोल ये बन गया, एक डायपोल ये बन गया। तो इन सभी डायपोल की डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट टू राइट। इन सभी डायपोल की डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट टू राइट। तो आप यहां पर माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस ये सब बनाएंगे, और इन सभी डायपोल को जब ऐड करेंगे तो टोटल चार्ज आ जाएगा। तो सुनो, तो ये बनेगा Q इंटू डी डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम को लिखेंगे एरिया इंटू विड्थ, D से D कट गया, ये बना Q बाई एरिया, और इसको हम लिखेंगे सिग्मा P, इसको क्या लिखेंगे, सिग्मा P। इज दैट क्लियर? इसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी, इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी ऑन डाइलेक्ट्रिक या इन डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर चार्ज डेंसिटी कितनी इंड्यूस होगी। इज दैट क्लियर? अब एक चीज और देखिए ध्यान से, एक रिजल्ट और पता चला कि पोलराइजेशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है, आपका इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी के। ये भी एक रीजन है सर्जना, द मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर इज इक्वल टू इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। दूसरा, जब आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो यहां पर प्लस इकट्ठा हो गया, यहां पर माइनस। तो इस प्लस और माइनस की वजह से इसके अंदर एक और इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी, जिसे हम क्या कहेंगे, ई इंड्यूस। क्या कहेंगे, ई इंड्यूस। तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनी है आपकी, इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक ई नेट इक्वल टू ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस। कैन वी राइट लाइक दिस, बोलो। अब ये ई इंड्यूस किसके इक्वल होती है, क्या ये ई एक्सटर्नल के इक्वल होती है, या ये ई एक्सटर्नल से कम होती है। इंसुलेटर के अंदर, इंसुलेटर के अंदर ई इंड्यूस कभी भी ई एक्सटर्नल के इक्वल नहीं हो पाएगी, उससे हमेशा कम होगी। सर कितनी कम होगी, ये डिपेंड करेगा कि कौन सा डाइलेक्ट्रिक आपने यूज किया है, एयर है, वाटर है, या कुछ और है। डाइलेक्ट्रिक टू डाइलेक्ट्रिक इट विल चेंज। सो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ डाइलेक्ट्रिक कि वो कितनी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो उस प्रॉपर्टी का नाम हमने दिया, एक हमने कांस्टेंट डिफाइन किया यहां पर कैपिटल के, जिसको हमने एप्सिलॉन आर भी नाम दिया। इसको डिफाइन किया जाता है ई एक्सटर्नल डिवाइडेड बाई ई नेट, ई एक्सटर्नल डिवाइडेड बाई ई नेट। तो ई एक्सटर्नल डिवाइडेड बाई ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस, दिस फॉर्मूला इज डिफाइंड एज द फॉर्मूला ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अगर हमें किसी डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पता है, मान लो मैंने आपको एक डाइलेक्ट्रिक दिया और मैंने कहा इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या ईआर की वैल्यू 4 है, और मैंने अगर इस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई 16 न्यूटन, तो बताओ इसमें इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर कितनी आएगी, ई नेट कितनी आएगी बताइए, ई नेट, ई एक्सटर्नल डिवाइडेड बाई के।
ई नेट इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल डिवाइडेड बाई के। तो ई एक्सटर्नल कितना है 16, के कितना है 4, तो ई नेट कितना आएगा 4। तो बताओ ई इंड्यूस कितना होगा, ये 16 है तो ई इंड्यूस कितना होगा, ई नेट आपको कितना चाहिए, अगर 4 चाहिए तो ये कितना होगा 12, ये 16 है ये 12 है तो ई नेट कितना आएगा 4, ई नेट कितना आएगा 4। तो यहां पे अगर हम बात करें ई इंड्यूस इज इक्वल टू 16 माइनस 4 इक्वल टू 12। क्या आप किसी भी डाइलेक्ट्रिक में अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पता है तो ई नेट और ई इंड्यूस निकाल सकते हैं, बोलो बताइए इसमें जल्दी से। मान लीजिए यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक है और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के इक्वल टू 6 और ई एक्सटर्नल इस पे लगा दी 18, जल्दी से बताएं ई नेट कितना बनेगा, ई नेट बताइए। इसके अंदर नेट बाहर तो कितनी है, बाहर कितनी है 18, अंदर कितनी हो जाएगी, अंदर अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी 18 बाई 6, कितना आएगा 3, फिर बाहर कितनी हो जाएगी 18। तो ई इंड्यूस कितनी डेवलप हुई होगी, ई इंड्यूस अपोजिट डायरेक्शन में बताइए ई इंड्यूस कितनी आएगी बताओ, 18 और 3 कितनी आई होगी उधर 15, कितनी आई होगी 15। तो चलो अब मुझे इसमें सॉल्व करके बताओ। दिस इज ए डाइलेक्ट्रिक, दिस इज अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्सटर्नल, दिस इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। आपको ई इंड्यूस का एक्सप्रेशन बताना है, ई इंड्यूस का एक्सप्रेशन कितना आएगा, यू हैव टू टेल द एक्सप्रेशन ऑफ ई इंड्यूस। तो ई इंड्यूस कितना आएगा बताइए, व्हाट इज ई इंड्यूस बताइए, ई इंड्यूस कितना आएगा इन टर्म्स ऑफ के एंड ई एक्सटर्नल, जल्दी बताइए, रफ और पेन यूज करिए और बताइए। ई नेट इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस, तो ये कितना बनेगा आपका ई इंड्यूस इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल माइनस ई नेट। तो यहां ई एक्सटर्नल तो एज इट इज रखा, ई नेट को क्या लिखेंगे ई एक्सटर्नल बाई के, तो यहाँ ई एक्सटर्नल बाहर आ गया, अंदर कितना बचा 1 माइनस 1 बाई, दिस इज द आंसर। ये आपका ई इंड्यूस है, दिस इज ई इंड्यूस, दिस इज ई इंड्यूस, इज दैट क्लियर। अच्छा ये ई इंड्यूस जरा बताओ मुझे, ये किसकी वजह से आता है आपका, जो यहां पर प्लस इकट्ठा हो गया था और जो यहां पर माइनस इकट्ठा हो गया था, जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा पी थी, इसकी माइनस सिग्मा पी, तो ये ई इंड्यूस इस सरफेस चार्ज डेंसिटी की वजह से है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ई इंड्यूस इज इक्वल टू सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नॉट, ई इंड्यूस इज इक्वल टू सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका क्या बना ई इंड्यूस, क्या बना ई इंड्यूस सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे यहां पे आप क्या लिखेंगे सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नॉट, इसको इधर रख दीजिए। तो कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी ऑन डाइलेक्ट्रिक, तो ये कितना आएगा एप्सिलॉन नॉट ई एक्सटर्नल इंटू 1 माइनस 1 बाई के। इज दैट क्लियर, बोलो क्लियर है। तो ये सिग्मा पी का फॉर्मूला डिराइव हो गया, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये डाइलेक्ट्रिक का बिहेवियर है। अच्छा ये बताओ, ये सब तो पोलर डाइलेक्ट्रिक के लिए पढ़ रहे हो आप, अगर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को रख दें तो क्या डायपोल मोमेंट डेवलप होगा बताओ। अगर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो क्या ये आपका नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है जिसमें प्लस माइनस एक ही जगह पर है,
प्लस माइनस एक ही जगह पर हैं, लाइक दिस। अगर मैं इसको एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं तो क्या यहां पर डेवलप होगा, बताइए। दिस इज प्लस, दिस इज माइनस। क्या होता है उसमें, इस प्लस पर फील्ड इधर लगती है और माइनस पर इधर लगती है, इस प्लस पर इधर, माइनस पे इधर। तो जब ये प्लस पर इधर माइनस पर इधर करोगे तो ये स्ट्रेच हो जाएगा इस तरीके से, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस। तो यहां पर भी माइनस इकट्ठा हो जाएगा और इधर भी प्लस इकट्ठा हो जाएगा। तो जैसा बिहेवियर नॉन पोलर शो कर रहा है ठीक वैसा ही बिहेवियर पोलर भी शो करेगा। इज दैट क्लियर? बोलो। तो उसके लिए जो रिजल्ट है वही रिजल्ट इसमें भी वैलिड है। तो हमने अभी अभी एक चीज पढ़ ली कि अगर कहीं पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसके बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक रख दें तो डाइलेक्ट्रिक के बाहर तो फील्ड ई एक्सटर्नल ही रहती है, इधर भी ई एक्सटर्नल रहेगी, लेकिन अंदर ई एक्सटर्नल बाई के हो जाएगी। अंदर फील्ड क्या हो जाएगी, ई एक्सटर्नल बाई के। इतना ध्यान रह जाएगा आपको? बोलो। अब मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन इज, क्वेश्चन इज फॉर कंडक्टिंग स्लैब, for conducting slab, what is the value of कैपिटल के? भाई ये कैपिटल के वो वाला के नहीं है जो कूलम्ब्स लॉ में आता था। कूलम्ब्स लॉ में भी एक के आता था, वो के क्या कहते हैं उसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये के कौन सा है, ये के कौन सा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, ये कैपिटल के है, वो स्मॉल के है। तो यहां पे अगर हम बात करें क्या लिखेंगे आप, इधर ध्यान से देखिए, ए ऑप्शन 0, बी ऑप्शन 1, सी ऑप्शन इंफिनिटी, डी ऑप्शन नन। बताइए, या ऐसे लिख लो ग्रेटर देन 1, डी ऑप्शन लिख लो ग्रेटर देन 1, ई ऑप्शन लिख लो लेस देन 1, एफ ऑप्शन लिख लो नन। बताओ, एक कंडक्टिंग स्लैब अगर है तो उसके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसे निकालें? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या थी, ई एक्सटर्नल डिवाइडेड बाई ई नेट, ई एक्सटर्नल डिवाइडेड बाई ई नेट। तो अगर हम किसी कंडक्टिंग स्लैब को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो यहां पर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्सटर्नल है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है बताओ, सिखाया था आपको पहले चैप्टर में। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक कंडक्टर रखें तो उसके अंदर नेट फील्ड क्या हो जाती है, याद है आपको? बोलो क्यों? क्योंकि इसमें कंडक्टर में लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, लाखों करोड़ों बहुत सारे होते हैं। तो वो इतने ज्यादा अमाउंट में इकट्ठे हो जाते हैं यहां पर कि कितनी भी बड़ी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो उसको तुरंत के तुरंत ये ई इंड्यूस बैलेंस कर देती है। ई एक्सटर्नल इक्वल टू ई इंड्यूस, सो ई नेट इक्वल टू क्या हो जाता है, 0। क्योंकि कंडक्टर में फ्री कैरियर्स बहुत ज्यादा होते हैं जिससे कि वो लेफ्ट राइट में एक्यूमुलेट होके एक्सटर्नल फील्ड को क्या कर देते हैं, 0। तो यहां पर जब आप फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे ई नेट इक्वल टू ई एक्सटर्नल बाई के, तो बताइए मुझे के की वैल्यू क्या आएगी, के इज इक्वल टू
इंफिनिटी, K इज इक्वल टू इंफिनिटी। ठीक है, सो ये आपका यहां पे क्लियर हुआ। अब चलते हैं कि ये जो डाइलेक्ट्रिक आपने पढ़ लिया सारा कुछ इसके बारे में, ठीक है, कि कितना चार्ज इकट्ठा होगा। ठीक है, चार्ज अगर इकट्ठा कितना होगा ये निकालना है तो वो कैसे निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा पी मल्टीप्लाइड बाई एरिया, सिग्मा पी मल्टीप्लाइड बाई एरिया। तो अब अगर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हम कैपेसिटर की प्लेट के बीच में डाल दें, कैपेसिटर की प्लेट के बीच में, जैसे ये एक आपका कैपेसिटर है और इसमें मैंने एक डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया, पूरा डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया लाइक दिस, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि बताइए व्हाट इज द कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस क्या लिखते हैं आप, चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस। यस और नो। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइलेक्ट्रिक फिल करने से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, ई नॉट, और ई नॉट की वैल्यू कितनी थी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। ये थी डाइलेक्ट्रिक फिल करने से पहले। जब तुमने डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ई बाई के, ई नॉट बाई के। तो यहां पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट इज ई नॉट बाई के इंटू डी। तो यहां से के ऊपर चला गया, के क्यू अपॉन ई नॉट इंटू डी। तो C इज इक्वल टू कितना आएगा, के की जगह क्या रखेंगे बताइए, के क्यू, के तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो के रखा, क्यू एज इट इज रखा, ई नॉट को क्या लिखेंगे, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो क्यू से क्यू कट गया, एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर चला गया, तो के इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो ये कितना आ गया, के इंटू सी नॉट, कितना आ गया, के इंटू सी नॉट। इसका मतलब अगर किसी कैपेसिटर में हम एक डाइलेक्ट्रिक के भर दें तो उसका जो नया कैपेसिटेंस होगा वो कितना हो जाएगा, के टाइम्स इनिशियल कैपेसिटेंस, के टाइम्स इनिशियल कैपेसिटेंस। इज दैट क्लियर, बोलो, ये तरीका समझ आ गया आपको। अच्छा सर आपने तो पूरा भर दिया, मैं पूरा नहीं भरना चाहता हूं, थोड़ा सा भरना चाहता हूं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, मान लीजिए यहां पे पूरा फिल नहीं करना है, थोड़ा सा फिल करना है लाइक दिस, थोड़ा सा फिल करना है। तो ये आपकी डिस्टेंस क्या हो गई, T, और इतने इतने में डाइलेक्ट्रिक फिल हो गया। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K, और टोटल डिस्टेंस कितनी है, D, और ये डिस्टेंस कितनी है, T1, और ये डिस्टेंस कितनी है, T2। इज दैट क्लियर, बोलो। अब मैं आपसे कह रहा हूं व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटेंस, कैसे निकालेंगे बताइए, हाउ टू कैलकुलेट कैपेसिटेंस। तो फिर वही तरीका, क्या करना है आपको, चार्ज डिवाइडेड बाई V1 माइनस V2, चार्ज डिवाइडेड बाई V1 माइनस V2। नाउ चार्ज एज इट इज रखा, डिवाइडेड बाई V1 माइनस V2 को कैसे लिखे आप बताओ, डाइलेक्ट्रिक डालने से पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो कितनी थी, ई नॉट, यस और नो। डाइलेक्ट्रिक फिल करने से पहले जो फील्ड थी कैपेसिटर की प्लेट के बीच में दैट वाज ई नॉट, व्हिच वाज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, व्हिच वाज क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। तो जहां जहां डाइलेक्ट्रिक नहीं है वहां वहां अभी भी फील्ड कितनी है, ई नॉट। लेकिन डाइलेक्ट्रिक के अंदर फील्ड कितनी आ गई, कितनी आ गई, डाइलेक्ट्रिक के अंदर फील्ड कितनी हो जाएगी, ई नॉट बाई के, ई नॉट बाई के, और यहां पर फील्ड कितनी हो गई, ई नॉट। जहां जहां डाइलेक्ट्रिक है वहां ई बाई के
जहां डाइलेक्ट्रिक नहीं है वहां पर सेम रहेगी जो पहले थी। तो अब मुझे जब V1 माइनस V2 लिखना है, दिस इज प्लेट 1, दिस इज प्लेट 2, और ये मैंने मान लिया कोई पॉइंट है A एंड ये डाइलेक्ट्रिक का पॉइंट है B। तो अब मैं V1 माइनस V2 को लिख सकता हूं V1 माइनस VA प्लस VA माइनस VB प्लस VB माइनस V2। क्या ऐसे लिख सकते हैं? बताएं, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। कट पिट के V1 माइनस V2 बन जाएगा। तो यहां पे जब आप C की वैल्यू पुट करेंगे तो ये बनेगा Q अपॉन V1 माइनस VA किसके इक्वल होगा? E नॉट इंटू डिस्टेंस, E नॉट इंटू D1, तो ये बनेगा E नॉट इंटू T1 प्लस VA माइनस VB, ये कितना बनेगा आपका? E नॉट बाई K इंटू T प्लस ये कितना बनेगा? E नॉट इंटू ये डिस्टेंस कितनी है आपकी? T2। तो अब जरा इसको सॉल्व करें फर्दर। ये बन जाएगा Q अपॉन E नॉट कॉमन अंदर बचा T1 प्लस T2 प्लस T बाई K। अब जरा ध्यान से देखिए, E नॉट की वैल्यू जब इसमें पुट कर देंगे तो E नॉट की वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे तो कितना आएगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, और T1 प्लस T2 किसके इक्वल है बताओ? T1 प्लस T2 किसके इक्वल है? टोटल D है, ये T है, तो D में से अगर T घटा दें तो T1 प्लस T2 आ जाएगा। तो आई विल राइट D माइनस T प्लस T बाई K। इस Q से ये Q कैंसिल हो गया, तो जो C का एक्सप्रेशन मिला हमें इस पर्टिकुलर केस के लिए, दैट इज एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T बाई K। दिस इज द रिजल्ट विच वी हैव टू डिराइव। सीबीएसई में कई बार ये क्वेश्चन आता है कि अगर एक T थिकनेस की स्लैब कैपेसिटर की दोनों प्लेट के बीच में रख दी जाए तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा? अगर स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, थिकनेस है T, एरिया है A, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है स्मॉल d। इज दैट क्लियर? बोलो, समझ में आ गई बात? अब इसमें देखिए ध्यान से, मान लो एक स्लैब की जगह दो स्लैब डाल दी जाए। यहां पर कितनी स्लैब डाल दी जाए? दो, लाइक दिस। इसकी थिकनेस है T1, इसकी थिकनेस है T2, ये है K1, ये है K2। और अब आपसे कहा जा रहा है कि बताओ इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा? टोटल सेपरेशन कितनी है आपकी? D, और आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द टोटल सेपरेशन। तो कैसे निकालेंगे? फिर से वही चीज, C इक्वल टू Q अपॉन इस प्लेट का पोटेंशियल है 1 और इस प्लेट का पोटेंशियल है 2। तो यहां पे आप लिखेंगे V1 माइनस V2, V1 माइनस V2। फिर से आप वही चीज करेंगे कि जहां जहां डाइलेक्ट्रिक नहीं है वहां फील्ड कितनी होगी? E नॉट। जहां डाइलेक्ट्रिक है वहां फील्ड कितनी हो जाएगी? E नॉट बाई K1, और इधर कितनी हो जाएगी? E नॉट बाई K2, और वापस से इधर फील्ड कितनी हो जाएगी? E नॉट। फिर इसको आप पॉइंट मान लीजिए A, इसको B, और इसको मान लीजिए D या C मान लीजिए। तो अब आप V1 माइनस V2 को क्या लिखेंगे? Q अपॉन V1 माइनस VA प्लस VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC प्लस VC माइनस V2, ऐसे लिख सकते हैं। फिर से वही चीजें, अब देखो रिपीटेटिव है सारी चीज। V1 माइनस VO को क्या लिखेंगे? E नॉट इंटू, अब ये डिस्टेंस कितनी मान लिया आपने? ये डिस्टेंस मान लो D1, और ये डिस्टेंस कितनी है? D2। तो E नॉट इंटू D1 प्लस, फिर क्या लिखेंगे? E नॉट बाई K1 इंटू T1, E नॉट बाई K2 इंटू T2 प्लस
ई नॉट इंटू D2, ये बना। फिर से वही ई नॉट कॉमन ले लो, ई नॉट अगर कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा D1 प्लस D2 प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2, और ई नॉट की वैल्यू जब रखेंगे, ई नॉट की वैल्यू वही है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई A एप्सिलॉन नॉट। ये जब इसमें रखेंगे तो ये बनेगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, अब बताओ D1 प्लस D2 किसके इक्वल आएगा? D1 प्लस D2, टोटल D में से अगर मैं दोनों थिकनेस को घटा दूं तो D1 प्लस D2 आ जाएगा, प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2। तो अब आपको एक पैटर्न बनता दिखाई देगा, क्या दिख रहा है आपको एक पैटर्न? पिछले वाला रिजल्ट देखिए और ये वाला रिजल्ट देखिए, जब एक स्लैब थी तो पैटर्न में क्या आ रहा था? ऊपर हमेशा एप्सिलॉन नॉट A, नीचे D, फिर जो भी स्लैब टोटल थिकनेस है वो घटा दी और उसको K से क्या कर दिया? डिवाइड। अगर दो स्लैब हैं तो क्या किया? एप्सिलॉन नॉट A D माइनस टोटल जितनी भी स्लैब है उनकी थिकनेस घटा दी और फिर इंडिविजुअल को उसके डायलेक्ट्रिक से क्या कर दिया? डिवाइड। तो जनरलाइज्ड वे में आप मुझे बताएं, अगर कल को आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाए कि 3 स्लैब हैं, 1 2 3, T1 T2 T3 K1 K2 K3, बताइए सी इक्विवेलेंट कितना आएगा? लिखवाइए एप्सिलॉन नॉट A अपॉन क्या लिखेंगे? D माइनस क्या लिखें?